और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे ईसीआई के बारे में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए अभी तक ध्यान दीजिए सब लोग। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ ली। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस एक्चुअली, फंक्शंस यानी कि क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के काम क्या होते हैं, ठीक है। नाउ वेरी फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है, वो होता है प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। देखिए इधर, प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट, इधर देखिए प्लीज ध्यान से, नालिसन प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट यानी के राय दहिंदगान की फहरिस्त की तैयारी करना या उसे तैयार करना। वोटर्स को उर्दू में कहते हैं राय दहिंदगान या राय दहिंद, ठीक है। आप वोटर भी लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला काम होता है कि वो वोटर्स लिस्ट को तैयार करता है। तो हमारे पास क्या है इंडिया में कि द पीपल और द सिटीजन्स हु आर 18 एंड अबोव इयर्स ओल्ड, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उन लोगों के नामों को वोटर्स लिस्ट में शामिल किया जाता है। इधर देखो हसन, तो किन के नामों को वोटर्स लिस्ट में शामिल किया जाता है, दोज हु आर 18 प्लस इयर्स, जो 18 साल से ज्यादा की एज के लोग होते हैं, उन्हें वोटर्स लिस्ट में उनके नामों को शामिल किया जाता है। अच्छा देखिए, तो पहली कंडीशन, किन के नामों को शामिल किया जाता है, हुआ था सिटीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस मुल्क के शहरी हैं, 18 ईयर्स है ना, एंड दोज हु आर 18 प्लस, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेस होते हैं, जैसा नांदेड़ में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है तहसील में, तो तहसील में क्या करते हैं, तहसील में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म हमें फिल करके देना होता है अगर हमें अपना नाम इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में शामिल करता है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और नाम को फिर अपने वोटर्स लिस्ट में ऐड कर देता है। अच्छा, तो बस इसमें क्या होता है, सिर्फ नए नामों को ऐड किया जाता है क्या, नहीं, इलेक्शन कमीशन इसमें करता है एडिंग द न्यू नेम्स, जो नए नाम होते हैं उनको ऐड करता है। अभी आज आपकी एज अगर 15 साल है, तो 3 साल के बाद आप अपना नाम वोटर्स लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन का पहला काम है एडिंग द न्यू नेम्स, है ना। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का काम है रिमूविंग द नेम्स ऑफ डेड पीपल, जो लोग मर जाते हैं उनके नामों को लिस्ट में से निकाल देना, नए नामों को ऐड करना, और जो लोग मर गए उनके नामों को निकाल देना। अच्छा, एक और काम होता है इलेक्शन कमीशन का प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट के अंदर, वो ये होता है करेक्शन इन दी नेम, एड्रेस, एज, मोबाइल नंबर, जो भी होता है। कभी अगर कोई गलती हो जाती है हमारी, तो उसके अंदर हम करेक्शन भी कर सकते हैं, उसके अंदर दुरुस्ती भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, करेक्शन के बाद, ये सारा प्रोसेस होने के बाद इलेक्शन कमीशन फिर हमें क्या देता है, इलेक्शन कमीशन हमें देता है एपिक। एपिक मतलब क्या, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्या लेता है हमको, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसे एपिक भी कहते हैं, या जनरल लैंग्वेज में हम इसे वोटर आईडी कार्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड, है ना। अभी आम जबान में हम क्या बोलते हैं, मेरे पास इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, है ना। तो ये
वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस पर वोटर की फोटो भी होती है ना, और उसकी डिटेल्स होती है, उसका नाम, Date of birth. फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम है। तो ये स्पेशली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें मेंशन की जाती है। अब विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है अपनी? नांदेड़ में 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, नांदेड़ नॉर्थ एंड नांदेड़ साउथ। तो जिस किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम होगा तो उस पे आपका विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर भी आ जाता है। तो ये लिस्ट बन जाती है और इस लिस्ट में ये सारी डिटेल्स हो जाती है। बात समझ आ रही है आपके? और लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है फिर? अलग अलग विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाकर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। तो फिर जिस लोकसभा में आपका नाम आएगा वहां पर उस इलेक्शन में आप वोट करोगे। अभी नांदेड़ में रहने वालों का नाम नांदेड़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन किनवट और माहूर, इवन दो किनवट एंड माहूर आर दी तालुकास ऑफ नांदेड़, बट देयर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज हिंगोली। किनवट और माहूर नांदेड़ में है, नांदेड़ जिले में है, लेकिन उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंगोली है। मतलब किनवट माहूर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोकसभा इलेक्शंस के लिए किसके साथ जोड़ दिए? हिंगोली के साथ। उसी तरह लोहा खंडार, लोहा खंडार का नांदेड़ जिले में है, नांदेड़ जिले के तालुका है, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। लोहा खंडार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन उसका लातूर की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ भाई? नांदेड़ के 4 तालुकों को दूसरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्यों दिए? वो इसलिए दिए कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पॉपुलेशन की बेसिस पे डिजाइन की जाती है। समझ में आ रही बात? दी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिजाइन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। एरिया के हिसाब से नहीं होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। समझ में आ रही बात? तो पॉपुलेशन अपने पास ये 4 तालुकों को निकाल के अपने पास पॉपुलेशन इनफ है लोकसभा के लिए, लेकिन हिंगोली में कम है। तो हमने 2 तालुके किसको दी थी? इलेक्शन कमीशन ने हिंगोली को दिया। और 2 तालुके किसको दी थी? लातूर। तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिजाइन करते टाइम पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं, लेकिन मैच करने की कोशिश की जाती है। इलेक्शन कमीशन ट्राइज टू कीप द इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन्स इन ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सेम एज विद द ईच विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। बात समझ में आ गया आपके? तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने का काम किसका है? किसका है? इलेक्शन कमीशन का है ना। चलिए, अब दूसरा काम क्या इलेक्शन कमीशन का? अब दूसरा काम जो इलेक्शन कमीशन का, वोटर लिस्ट बन गई। अब वोटर लिस्ट बनने के बाद इलेक्शन कार्ड दे दिए गए, है ना। अच्छा, इलेक्शन कार्ड देने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन का टाइम टेबल यानी कि शेड्यूल, इलेक्शन का निजामुल औकात जारी करता है। अब आपको मालूम इंडिया में देयर आर टोटल 543 लोकसभा सीट्स। कितने हैं? 543 लोकसभा के हलके हैं, पार्लिमानी हलके। और लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं वो इन पूरे 543 सीटों के लिए होते हैं। समझ में आ रही बात? तो लोकसभा जनरल इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉर ऑल 543 सीट्स। पूरे 543 सीटों के लिए इलेक्शन लिए जाते हैं। और खास बात यह है कि ये एक ही साथ लिए जाते हैं एट वन टाइम। अच्छा, वन टाइम का मतलब ये नहीं है कि वन डे में, एक दिन में नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि इन पूरे 543
सीटों के लिए इलेक्शन एक दिन में कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तकरीबन 150 करोड़ लोग वोट करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी यंत्रणा, इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन क्या करता, इंडिया को कुछ इंडिया की लोकसभा इलेक्शंस को क्या करता है इलेक्शन कमीशन, फेजेस में डिवाइड कर देता। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 5, इस तरह फेजेस में इलेक्शन लिए जाते हैं। मान लीजिए कि 543 सीट्स को टोटल 15 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। कितने फेजेस में? 15 फेजेस में, राइट। अब एक फेज में सपोज के 70 सीटों के लिए इलेक्शन लिए जाते हैं। कितनी सीटों के लिए? सपोज एग्जांपल दो, ठीक है। 70 इन वन फेज इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉर 70 सीट्स, ठीक है। तो 70 सीटों के लिए इलेक्शन लिए जाते हैं फेज 1 में। तो फेज 2 में भी लगभग इतने ही सीटों के लिए इलेक्शन लिए जाएंगे और ये कंटिन्यू होते रहते। मतलब फेज 1 के इलेक्शन जैसे हुए कि फेज 2 के स्टार्ट होते, फेज 2 के हुए कि फेज 3 के होते। तो ये कंटिन्यू होता है, इसको रोका नहीं जाता है। तो ये पूरा टाइम टेबल मान लो कि पूरे 15 फेजेस के इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 महीने लग रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उन 2 महीने का पूरा जो टाइम टेबल होता है इलेक्शन का वो जारी कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब टाइम टेबल जारी करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जब टाइम टेबल जारी हो जाता है उसके बाद होता है नॉमिनेशन फॉर्म्स सबमिट करना, है ना। देखिए तीसरा क्या है, सबमिटिंग द नॉमिनेशन फॉर्म ना। अब कैंडिडेट क्या करेंगे, सबमिटिंग नॉमिनेशन, पर्चे नामजदगी कहते हैं इसको, उर्दू वाले लिख लो, पर्चे नामजदगी, ठीक है। तो सबमिटिंग द नॉमिनेशन फॉर्म। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाली है वो पार्टीज क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देते हैं। क्या देते? बी फॉर्म, यानी कि पार्टी टिकट रिकॉग्नाइज तौर पर, है ना, बाजाब्ता। मान लीजिए कि कांग्रेस ने 543 सीट्स लड़ाई है, तो कांग्रेस क्या करती है, अपने कैंडिडेट को अपनी पार्टी की तरफ से एक फॉर्म देती है। उसका मतलब ये होता है कि ये हमारी पार्टी का कैंडिडेट है, ठीक है। तो बी फॉर्म दिया जाता है। बी फॉर्म देने के बाद वो कैंडिडेट क्या करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को जाकर, जो लोकल लेवल पे जो इलेक्शन ऑफिसर रहता ना, वो लोकल लेवल पर इलेक्शन ऑफिसर को अपना बी फॉर्म सबमिट करते हैं। बी फॉर्म सबमिट करते हैं मतलब दे आर सेइंग दैट आई एम द ऑफिशियल कैंडिडेट और द रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। मैं कांग्रेस पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूं। समझ में मेरी बात? अच्छा, नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। तो नॉमिनेशन फॉर्म में कौन सी इंफॉर्मेशन फिल की जाती है आपको मालूम? नॉमिनेशन फॉर्म में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फुल नेम, एड्रेस, प्रॉपर्टी डिटेल्स, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, इसके अलावा क्रिमिनल केसेस कितने हैं उसकी भी डिटेल देनी पड़ती। हाँ, यानी उसके ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर कितने केसेस हैं वो केसेस की डिटेल देना, एजुकेशन की डिटेल सबमिट करना, प्रॉपर्टी की डिटेल सबमिट करना, ये सारी इंफॉर्मेशन नॉमिनेशन फॉर्म में एक कैंडिडेट को देना होता है। और ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन क्या करता है, बाद में अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करता है। यानी कि आपको नहीं मालूम अगर कि योगी आदित्यनाथ पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, हमको मालूम कैसा होगा? हमें मालूम होगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद बोला था अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कि मेरे पे इतने केसेस हैं। अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, फिर उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन नॉमिनेशन फॉर्म में सबमिट की जाती है, ये इंफॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर
डिस्प्ले किया जाता है ताकि पब्लिक उस इंफॉर्मेशन को पढ़े और उन्हें मालूम हो कि कौन सा कैंडिडेट कैसा है। मान लीजिए कि कैंडिडेट के ऊपर मर्डर केसेस है, हाफ मर्डर केसेस है, रेप केसेस है और वो इलेक्शन लड़ रहा है, आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन मालूम कैसा होगा? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको आज भी आप घर जाकर चेक करो, आप आज घर जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कर लो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कितने केसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनकी शादी हुई क्या, बच्चे कितने हैं, सारी डिटेल आ जाती है उसके ऊपर। तो ये डिटेल पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है और ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है। समझ मेरी बात? अच्छा, नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किए, नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या होगा? उसके बाद होगा स्क्रूटनी, है ना। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप जो है नॉमिनेशन फॉर्म्स में जो इंफॉर्मेशन सबमिट की गई है उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, और अगर इंफॉर्मेशन सही होती है तो फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर गलत होती है तो फॉर्म को रिजेक्ट। इवन अगर आपके नाम के स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर होगी नॉमिनेशन फॉर्म में तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपके आधार के हिसाब से, इलेक्शन कार्ड के हिसाब से अगर वो नाम इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म में आप नहीं लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है तो आपका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मतलब 100% इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते। अच्छा, नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट हो गए, स्क्रूटनी हो गई। अच्छा, स्क्रूटनी के बाद क्या होता है मालूम आपको? स्क्रूटनी के बाद इलेक्शन कमीशन एक दिन का टाइम देता है कैंडिडेट्स को कि अगर आप अपना फॉर्म वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते। तो उस टाइम में अगर किसी को लगे कि नहीं यार मैंने जोश जोश में फॉर्म भर दिया था इलेक्शन लड़ने का, मेरी तो ताकत ही नहीं है इलेक्शन लड़ने की, चलो मैं फॉर्म वापस ले लेता हूं, तो फॉर्म वापस लेने के लिए एक दिन दिया जाता है और उस दिन अपना फॉर्म वापस कैंडिडेट्स ले सकते। वो एक दिन ही काफी, तो फॉर्म वापस ले सकते हैं। और दूसरी एक बात है, नॉमिनेशन फॉर्म के साथ हमें डिपॉजिट देना होता है, मालूम आपको? कैंडिडेट्स को डिपॉजिट, तो किस बात का डिपॉजिट? पैसे देने होते हैं इलेक्शन कमीशन को, एक श्योरिटी होती है, वो जमानत होती है जिसे जमानत कहते हैं, श्योरिटी कहते हैं। तो श्योरिटी देनी होती है कि मैं इलेक्शन लड़ने का कैपेबल हूं और इलेक्शन में जीत सकता हूं। टाइम हो गया, मैं इलेक्शन जीत सकता हूं या इलेक्शन में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, ये श्योरिटी देनी होती है। और एक परसेंटेज ऑफ वोट होता है, मैं आपको बताऊंगा कल, अभी टाइम हो गया, कि मैं इतने % वोट लेने के काबिल हूं, और अगर मैं इतने % वोट नहीं लेता हूं तो मेरा डिपॉजिट क्या हो जाए? जब्त कर लो। यानी कि वो परसेंटेज ऑफ वोट शायद 2 या 3% है, अगर मैं इतने % वोट नहीं लेता हूं तो मेरा डिपॉजिट इलेक्शन कमीशन रख ले। ये कमिटमेंट के साथ नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया जाता है। नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट होगा, स्क्रूटनी होगी, नेम्स फाइनल हो गया, कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ने वाले नाम फाइनल हो गए, है ना। इसके बाद क्या होता है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का टाइम हो गया 12:05 हो रहे, 12 तो होता था, फिर 5 मिनट और है, रुक जाइए। तो नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट हो गया। अच्छा, अब क्या होता है? अब होता है इलेक्शन कैंपेन। क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन। अब नाम फाइनल हो गए, नाम फाइनल होने के बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है। इलेक्शन कैंपेन को कहते हैं तशहीरी मुहिम। क्या कहते हैं? उर्दू वाले में, उर्दू को सुन लो, उर्दू वालों, तशहीरी मुहिम कहते हैं इलेक्शन कैंपेन को, ठीक है। तो इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है? नाउ इन द इलेक्शन कैंपेन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, नॉमिनेशन फॉर्म सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही भर सकते हैं क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी दे सकते हैं। किसी को अगर कोई पार्टी का टिकट नहीं मिला तो क्या उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना? लड़ सकता है। हाँ, तो इंडिपेंडेंटली भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है बगैर किसी पार्टी के टिकट के, ठीक है। इंडिपेंडेंटली जाने का, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता, मेरे पास कोई पार्टी का टिकट नहीं है, लड़ सकते हैं इलेक्शन। सब पार्टी नहीं बनाने का, इंडिपेंडेंट कहते हैं उसको, आजाद उम्मीदवार। अच्छा, नाम फाइनल होने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद क्या होता है? एक स्टेप में यहाँ पे आपको भूल गया बताना, जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है
उन पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी सिंबल होता है, उनका निशान ऑलरेडी होता है। कांग्रेस का सिंबल हार्ट है ना, बीजेपी का कमल का फूल है ना, एमआईएम का पतंग। तो ये सिंबल ऑलरेडी है, तो जो जिस पार्टी से लड़ेगा उसको सिंबल मिल जाता। जो जिस पार्टी से लड़ता है उसको सिंबल मिल जाता। लेकिन अगर कोई पार्टी से नहीं है और अगर किसी की पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको सिंबल कौन देता? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बोलता कि भाई देखो ये आपके पास इतने सिंबल से इसमें से कौन सा चाहिए आपको। तो कई लोग क्या करते हैं, ऑटो ले लेते, कंपस्ट्री ले लेते, सीडी ले लेते, सिलेंडर ले लेते, है ना। तो ये सिंबल्स इलेक्शन कमीशन उन लोगों को देता है जिनकी पार्टी रजिस्टर नहीं होती है और जो आजाद उम्मीदवार होते हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं। अब क्या हो गया, सिंबल अलॉटमेंट हो गया, अब होता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कैंपेन में फॉलो किया जाता है ना। इलेक्शन का जो जितना पूरा प्रोसेस होता है डे 1 से लेके डे लास्ट तक, है ना, उसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन जैसे डिक्लेयर किए जाते हैं वहां से ये कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि इलेक्शन के डिक्लेरेशन से लेकर वोटिंग के रिजल्ट तक, इलेक्शन के रिजल्ट तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि ज़ाब्ते अखलाक, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल पार्टीज एंड बाय ऑल द कैंडिडेट्स एंड इवन बाय द सिटीजंस। यानी कि पूरे सियासी पार्टियों को, पूरे कैंडिडेट्स को और यहाँ पर रहने वाले पूरे शहरियान को, पूरे वोटर्स को इन उसूलों को मानना पड़ता है, इसका पालन करना होता है। तो क्या करना होता है, मान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे पहली बात, दैट कैंडिडेट्स कैन नॉट यूज द रिलीजियस प्लेसेस फॉर द कैंपेनिंग। यानी कि जो पार्टी होते हैं, जो पार्टियां हैं, जो कैंडिडेट है, वो मजहबी मुकामात का इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां से इलेक्शन की अपील नहीं की जाएगी। दूसरा ये होता है कि इलेक्शन के कैंपेन के दौरान कैंडिडेट्स जो है मजहब के नाम पर किसी से वोट नहीं मांगेंगे, है ना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे हिंदू भाइयों, ऐसा नहीं होगा। दिस इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट। मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। अगर ऐसा होता है इट्स अ क्राइम, उस पर केस होगा। ठीक है, ये है कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में अगर हम जाते हैं तो जैसे कि इलेक्शन कैंपेन के शुरू होने का टाइम, सुबह कब शुरू होगा, रात में कब खत्म होगा। अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम में फिर हमारा साउंड का डेसिबल कितना होगा, साउंड उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जहां प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी हमको परमिशन लेनी होती है। हम अगर पैम्फलेट्स बनाकर बांटते हैं लोगों में तो उसकी हमें परमिशन लेनी होती है। यानी कि जो भी काम इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैंपेन में किया जाएगा उन तमाम कामों की परमिशन हमें लेनी होती है, यानी कि कैंडिडेट्स को। तो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, परमिशन लेंगे, परमिशन के साथ ही सारे काम करें। बात समझ में आ रही है आपकी, राइट? हाँ बोलो। वोट खरीदना भी जुर्म है, करप्शन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वोट के बदले नोट दिया जा रहा है सो दिस इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट। एक और बात है कि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट मिशनरीज का मिसयूज नहीं कर सकता। अभी रूलिंग पार्टीज क्या करते हैं, हमेशा रूलिंग पार्टीज क्या करते हैं, कलेक्टर, पुलिस ऑफिसर्स को कंट्रोल करते, उनके लिए काम करने पर मजबूर करते। तो ऐसा नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स इलेक्शन कैंपेन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते, याद रखिए। दोज हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे कैन नॉट बिकम द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मैं प्योर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात कर रहा हूं। जो लोग सोसाइटी में काम करते हैं, सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं they cannot become the member of any political party and even they cannot get involved in the election campaign। जी, सेमी गवर्नमेंट यानी कि अपने जो स्कूल्स है, तो ये प्योर गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है, उर्दू मीडियम के जो स्कूल्स है। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट वोट दे सकते, किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात, राइट?
चलिए, तो बाकी का आगे का हम कल पढ़ेंगे, वोटिंग क्या होता है और उसके अलावा काउंटिंग क्या होता है। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट को भी और अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।